टोटल प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, उसे एक्वस टेंशन कहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पार्शियल प्रेशर इसको इधर ले लीजिए, तो आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना है, टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर या टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, राइट। चलिए, कभी कभी ऑब्जर्व प्रेशर की बात होती है। ऑब्जर्व प्रेशर क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर क्या है, ये वो प्रेशर है जो आपने नापा है। अच्छा, और कौन सा प्रेशर नाप कौन सा सकते हैं, एक्चुअली तो आप टोटल प्रेशर नाप सकते हैं, पार्शियल प्रेशर किसी यंत्र से अलग से नापा नहीं जा सकता, तो खाली कागज पर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो टोटल प्रेशर क्या है, जो ऑब्जर्व प्रेशर है, जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है, जो मेजर्ड प्रेशर है, वो टोटल प्रेशर है। उसमें से आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर या एक्वस टेंशन या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, राइट। थोड़ी सी सावधानी है जो करनी है, इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए। आइए देखते हैं ताकि फील अच्छी आ जाए। A volume of 190 ml of nitrogen was collected in a jar over water at some temperature. ठीक है, water level inside and outside the jar standing at the same height. Fine. Sorry. इतना बड़ा क्वेश्चन है, जब भी बड़े क्वेश्चंस को पढ़ो उसकी ट्रिक क्या है, छोटा छोटा टुकड़ा पढ़ के डेटा नोट करते रहो और जितना जहां हो सके फिगर बनाओ। तो बोला है कलेक्टेड ओवर वाटर है, तो लो जी ये कलेक्टेड ओवर वाटर करते हैं, अंदर और बाहर वाटर लेवल इनसाइड आउटसाइड सेम, अंदर और बाहर सेम हाइट है। ठीक है, बड़ा खुशी हुई जानकर। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है 190 ml। ठीक है, इफ द बैरोमीटर रीड्स 740 mmHg, इसका मतलब बाहर जो प्रेशर है P एटमॉस्फेयर इज 740 mmHg और अंदर और बाहर लेवल सेम है, तो अंदर और बाहर प्रेशर भी बराबर है, तो टोटल प्रेशर इज 740 mmHg which is partial pressure of nitrogen plus vapor pressure of water। क्यों, कलेक्टेड ओवर वाटर, पानी के ऊपर कलेक्टेड है, तो प्लीज नोट टोटल प्रेशर था जो कि नाइट्रोजन और वाटर वेपर दोनों के सम्मिलित प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, और दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है, ये है 20 mmHg। अरे वाह। द वॉल्यूम ऑफ गैस at 1 atmosphere pressure and same temperature would be x ml, find x by 90। ठीक है, कैसे करेंगे, P1 V1 by T1 बराबर P2 V2 by T2, P1 V1 by T1 बराबर P2 V2 by T2। ये कब कर सकते हैं, when moles are same, तो हम सिर्फ इसको नाइट्रोजन के लिए लिख रहे हैं। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, टोटल प्रेशर है 740 और ये है 20, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, वो होगा 720 mmHg। P1 V1 कितना है 190 ml बाय T1, टेम्परेचर कितना है जो भी है भगवान जाने, इनफैक्ट टेम्परेचर तो सेम था, तो अगर आप चाहें तो टेम्परेचर को सेम करके काट भी सकते हैं, क्यों, अरे सेम है, तो ये तो प्यारा हो गया, P1 V1 बराबर P2 V2। हाँ जी, तो P1 है 720, V1 है 190 ml, P2 हो जाएगा 760 mmHg इंटू V2 पूछा है। अरे यार कितना आसान है ये, therefore V2 will be, आप देखें 720 into 190 by 760, 19 4 76, oh my god, इतना ml आ गया, कितना है ये, that's not too difficult, आ जाएगा 180 ml, और पूछा है यानी, और ये है x, तो x by 90 कितना हो जाएगा, 180 by 90 which is 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x by 90, द आंसर इज 2, 2 नंबर ही काम। चलिए इसी की एक समरी आपके सामने है, नहीं क्षमा चाहता, हो गया। And this brings us to the next question. What does it say? आइए देखते हैं।
कैलकुलेट द वॉल्यूम, नहीं सॉरी, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर in container 2. अच्छा. Given vapor pressure of water at 300 Kelvin is 20 mmHg and vapor pressure at 400 Kelvin is 30 mmHg. ठीक है. यहाँ पर और कुछ लिखा नहीं है, खाली कंटेनर्स का डिजाइन बनाया है. फिगर को ही देखते हैं. प्रेशर है इतना, ठीक है. टेम्परेचर है इतना, फाइन. और नीचे पानी है, दोनों में पानी है. इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी है. एंड दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. ठीक. और ये है कब? ये है 300 केल्विन पर. और यहाँ पर है P टोटल इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. और ये सब नए विसल की नई कंडीशंस पर है. क्या करूंगा? वेल, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यहां पर था कितना? 20 mmHg. और यहाँ पर ये कितना है? ये है 30 mmHg. और हमें ये P2 निकाल. तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकाल लूं तो सब कुछ आ जाएगा. हाँ जी. पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम नए कंटेनर में कैसे निकालेंगे? फिर से वही P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2. तो P1 V1 by T1 is P2 V2 by T2 फॉर हीलियम. अकेली हीलियम के लिए इसे लिख सकते हैं. क्यों? पानी के लिए क्यों नहीं लिखा? वाटर वेपर तो क्या कंडेंस इवेपोरेट हो सकती है, उसके मोल्स बदल सकते हैं, तो उसके लिए ये लिखना सेफ नहीं है. सिर्फ हीलियम ऐसी है जो ना पानी में घुस जाएगी ना कहीं उड़ेगी, उसके मोल्स कांस्टेंट हैं, उसके लिए लिख सकते हैं. तो पहले वाले में पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कितना है? देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज टोटल 110 माइनस 20 यानी कि 90 mmHg. तो 90 mmHg आ गया. वॉल्यूम V1 कितना है? कुछ दे रखा है. वॉल्यूम V1 है V. और टेम्परेचर था कितना? 300 केल्विन. ठीक है. बाद में क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया 400 केल्विन. और प्रेशर कितना हो गया वो निकालना है. और वॉल्यूम कितना हो गया? V अपॉन 2. ओ माय गॉड, कहीं कैलकुलेट ना हो जाए, होने वाला है. देयरफॉर V कट गया, 0 0 काट डालो, क्या जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाद वाले में कितना हो जाएगा? दिस इज 8/3 into 90 which is 240 mmHg. तो ये आ गया 240 mmHg. आसान है. हाँ, फील भी आती है. अब देखिए कैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे. पहले 90 था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा. वॉल्यूम आधा करते ही दुगना हो जाएगा. तो वॉल्यूम आधा किया तो पहले 90 था तो उसका डबल 180 हो गया. और 180 और वो भी 4/3 टाइम्स बढ़ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर भी 400 कर दिया 300 से. तो 180 into 4/3 which makes sense, है ना. तो 180/3 60 into 4 240. तो 240 mmHg प्लस 30 mmHg. ये क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. तो ये आ जाएगा 270 mmHg. तो फाइनली द टोटल प्रेशर इन द कंटेनर विल बी 270 mmHg. ऐसे. ये तो चलिए सिंपल से क्वेश्चंस थे. अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाते हैं. एक बहुत मजेदार क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसमें दो अलग अलग वेसल्स हैं और वो कनेक्टेड है पाइप से. बीच में एक वॉल्व लगा है तो अलग अलग हैं. वॉल्व खोल दिया तो गैसेस मिक्स हो गई. फिर क्या हुआ? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. आइए इसकी कुछ वैरायटी देखते हैं. ध्यान रखिएगा, इस वैरायटी में टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट. क्यों? अगर टेम्परेचर एक का T1 और एक का T2 है, अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, सॉल्व तब भी कर सकते हैं. पर उस केस में इट इज अ डिफरेंट चैप्टर. दिस वुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस वुड नो लॉन्गर बी अ प्रॉब्लम ऑफ गैसियस स्टेट. तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस ही हम स्टेट्स ऑफ मैटर में कर पाएंगे. टेम्परेचर बदल सकते हैं, हाँ, लेकिन तब उसके लिए दूसरा चैप्टर होगा. अगला चैप्टर होगा कौन सा? थर्मोडायनेमिक्स. राइट. चलिए, तो अभी तुम गैसेस की बात करते हैं. N1 और N2 मोल्स हैं. V1 और V2 वॉल्यूम्स हैं. P1 और P2 प्रेशर्स हैं. खूबसूरती देखिए, टेम्परेचर्स सेम हैं.
अलग अलग बर्तनों में गैसें हैं, बीच में लगा है वॉल्व, और फिर क्या हुआ? अरे, हमने वॉल्व खोल दिया। जब वॉल्व नहीं खुला था, वेल, तो दोनों की माया अलग अलग थी। N1 कितना था? N1 था P1 V1 अपॉन R T1, N2 था T2 V2 अपॉन R T2, और जहां पर T1 और T2 सेम है, TT। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रेशर को अगर आप गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो हम प्रेशर्स को जोड़ सकते हैं ना, प्रेशर का कोई भरोसा नहीं होता। टेम्परेचर को जोड़ सकते हैं, अरे ऐसा थोड़ी होता है 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री मिला के 100 डिग्री थोड़ी हो जाता है, नहीं। तो प्रेशर और टेम्परेचर को आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, लेकिन क्या आप नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ सकते हैं? हाँ, अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, अगर गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो आप मोल्स को जरूर जोड़ सकते हैं। वॉल्यूम्स को जोड़ सकते हैं क्या? यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर रिजिड कंटेनर्स हैं, अगर पक्के कंटेनर्स हैं, उनका वॉल्यूम ऊपर नीचे बदल नहीं सकता, तो आप वॉल्यूम्स को भी जोड़ सकते हैं। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बलून्स हैं, फ्लेक्सिबल हैं, या कॉलम में मरकरी रखा हुआ है जो ऊपर नीचे आ जा सकता है, ऐसे केसेस में वॉल्यूम्स का भी कोई भरोसा नहीं होता। तो वॉल्यूम क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि अगर रिजिड वेसल्स हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, या V1 प्लस V2 बराबर फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर वेसल्स रिजिड नहीं है तो उस तरह से हैंडल करना होगा। मोल्स तो हमेशा ही जोड़े जा सकते हैं, राइट? ठीक है। एक बात और, जब वॉल्व खोल देंगे तो आप मुझे बताइए कि गैसेस कहां से कहां जाएंगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहां पर O2 है और यहां पर N2 है, और O2 मान लीजिए 10 एटमॉस्फेयर पर और N2 मान लीजिए 5 एटमॉस्फेयर पर। और फिर क्या हुआ? फिर हमने वॉल्व खोल दिया, तो क्या गैसेस इधर से इधर आएंगी, इधर से इधर जाएंगी, या दोनों? मतलब ए ऑप्शन, O2 goes from 1 to 2, B, N2 goes from 2 to 1, C, excuse me, final pressure in 1 is more than final pressure in 2, and D, final pressure in 1 is less than final pressure in 2. आपको इसमें चुनना है वन और मोर देन वन पॉसिबल करेक्ट आंसर्स। आपको सारे सही आंसर्स चुनने हैं। ABCD में फाइनली क्या होगा? ये सब भी जैसे ही वॉल्व खोले, शॉर्टकट में लिखा है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जब वॉल्व खोलेंगे तो क्या होगा? O2 क्या 1 से 2 में जाएगी? अगर हाँ तो A टिक कर दीजिए। क्या N2 सेकंड से 1 में जाएगी? अगर हाँ तो B टिक कर दीजिए। और फाइनली जब सब कुछ आना जाना हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर 1 में ज्यादा होगा या 2 में? 1 में ज्यादा है, C टिक कर दीजिए, और 2 में ज्यादा है तो D टिक कर दीजिए। राइट? टोटल प्रेशर की बात हो रही है यहाँ। आगे बढ़े। हाँ जी, आंसर बताइए क्या होगा, या आंसर्स बताइए क्या होंगे, सत्य क्या है? क्या हाई प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर की तरफ O2 जाएगी? हाँ, जाएगी। क्या लो प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर से हाई प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर की तरफ N2 जाएगी? हाँ या नहीं? जवाब है हाँ। अरे ऐसे कैसे होगा? गैसें तब तक फैलती रहती हैं जब तक प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर सब तरफ बराबर न हो जाए। आप यहाँ 5 और यहाँ 10 नहीं, एक गैस के पार्शियल प्रेशर का दूसरी गैस पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर, शुरुआत में जब वॉल्व खोला है। इस समय यहाँ पर पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन शुरुआत में तो 0 है। अच्छा, तो 5 से इधर आएगी कब तक? एक तरफ 5 एक तरफ 0, तब तक फैलेगी जब तक नाइट्रोजन दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। अच्छा, और O2 तब तक फैलेगी जब तक दोनों वेसल्स में O2 बराबर न हो जाए। गैसें तब तक फैलती रहती हैं जब तक प्रत्येक कोने कोने में प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर हर तरफ बराबर न हो जाए। तो O2 भी इधर उधर फैलेगी, N2 भी इधर उधर फैलेगी, और अल्टीमेटली हर गैस का पार्शियल प्रेशर हर तरफ बिल्कुल हूबहू चकाचक बराबर हो जाएगा। करेक्ट? So it is going to be same throughout. A and B are the answers.
प्रेशर जी नहीं, फाइनल P1 विल बी इक्वल टू P2। प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर बराबर होगा तो टोटल प्रेशर को भी बराबर होना पड़ेगा। प्रेशर अगर कनेक्टेड वेसल्स हैं तो पार्शियल प्रेशर ना किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अलग अलग नहीं हो सकता और टोटल प्रेशर भी अलग अलग नहीं हो सकता, उनको सेम होकर ही दम लेना पड़ेगा फाइनली। राइट, आंसर्स आर ए एंड बी। बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही यूजफुल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी, ध्यान से देखिए इसे। इसके रिजल्ट्स हर जगह वैलिड है। और आइए अब देखते हैं आगे की कथा। गैसेस कब तक फैलती हैं, फिर से याद दिला दूं, तब तक जब तक उनका प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर हर तरफ बराबर ना हो जाए। ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस x इन ईच कंटेनर, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई हर बर्तन में निकालो x कितनी है, हर बर्तन में निकालो y कितनी है। क्या हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? x के मोल्स कितने होंगे? मोल्स ऑफ x फाइनली इन कंटेनर 1, ये कितना होगा? n इज pv by rt finally in container 1. Pressure in container 1 is same as pressure in container 2, so which is pressure of gas x finally. पार्शियल प्रेशर x का जितना होगा उतना इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? v1, और r t तो कांस्टेंट था। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ x कैसे निकालोगे? ये भी बड़ा आसान है। P1 V1 बराबर P2 V2 इनिशियली, और फाइनली क्या सीन है ऐसे देखिए। इनिशियली x कहां थी? x थी कंटेनर 1 में, तो P1 V1 टेम्परेचर सेम ही है, बराबर फाइनली हो गई वो Px फाइनली, और वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2। तो जो पहले V1 में था वो V1 प्लस V2 में फैल गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। तो दिस विल बी P1 V1 अपॉन V1 प्लस V2 RT। अच्छा, ये है मोल्स ऑफ गैस X इन कंटेनर 1 फाइनली। राइट, ठीक है। तो ये है मोल्स ऑफ गैस X इन कंटेनर 1 फाइनली। ऐसे मोल्स ऑफ गैस X इन कंटेनर 2 फाइनली कितना हो जाएगा? वो जाएगा P1 V1, नहीं V1 नहीं, इस बार जाएगा V2 बाय V1 प्लस V2 RT, इस तरह से। राइट, ठीक है। P1 into V1 by V1 plus V2, ये तो हो गया फाइनल प्रेशर, into of course this is V1 V1, ऐसे PV by RT। I hope you're not confused. Should I repeat? एक बार फिर से बोलता हूँ। ये V1 अपॉन V1 प्लस V2 क्या है? ये this multiplied by P1, तो ये तो हो गया फाइनल प्रेशर, फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 जब वो दोनों तरफ फैल गई है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय RT, और ऐसे ही ये है फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इन दोनों वेसल्स में सेम ही था, इनटू V2 बाय RT, ये क्या हो गया? वॉल्यूम सेकंड वेसल का इनटू RT। ये है मोल्स ऑफ X जो फाइनली वेसल 2 में उपस्थित है। थोड़ा सा एक बार ट्रैक रखना पड़ेगा आपको P1 V1 P2 V2 इन सब का, अगर आप करेंगे तो स्मूथली हो जाएगा। और अगर डेटा दे रखा है सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। कैसे? एक आध क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। आइए आगे। A stopcock connecting the two bulbs of volume 5 liter and 10 liters containing ideal gas at 9 and 6 atmospheres respectively is opened. डिजाइन बना हुआ है। What is the final pressure if the temperature remains same? आसान है। क्या करेंगे? एक ही गैस लगती है, दो अलग अलग गैसें भी नहीं है। तो ये है, मान लीजिए ये 1 है ना? तो P1 और V1, ये है P2 और ये है V2, और V final is V1 plus V2 which is 10 plus 5 which is 15 liters। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें अगर वॉल्व खोलेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा? वॉल्यूम बदल रहा है, प्रेशर ऑब्वियसली बदल रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट हैं,
तो नहीं कांस्टेंट है, नहीं मोल्स इसके और उसके जुड़ रहे हैं, टोटल मोल्स कांस्टेंट थे, तो n टोटल बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू n टोटल आफ्टर मिक्सिंग, राइट? तो क्या मैं इन दोनों में RT मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? तो ये चलो बाद में कर लेंगे, assume कैसे। तो n टोटल मान ली यहाँ पे n1 मोल्स थे शुरुआत में और यहाँ n2 मोल्स थे शुरुआत में, तो n1 प्लस n2 था इनिशियली, हाँ जी, तो फाइनली भी कितना होगा? n2 ही होगा, तो दिस इज इक्वल टू n टोटल फाइनली, ऑफ कोर्स। अब आप ये देखिए, फाइनली n इज pv by rt, तो दिस इज इक्वल टू p फाइनल इनटू v फाइनल इज 15 लीटर by rt, जी हाँ। और इनिशियली क्या था? n1 था p1 v1 by rt और n2 था p2 v2 by rt, rt कचा कैंसल्स। ओके, तो आसान है, जी हाँ, ये काफी आसान है। Therefore, p final is p1 v1 6 into 10 plus p2 v2 9 into 5 upon 15. वाह, कितना हो गया? 60 plus 45, 105 by 15, which is 7 atmospheres. Okay, the final pressure in the vessel would be how much? 7 atmospheres. कैसे किया? सिंपल सा, जितने मोल्स थे मिक्सिंग के पहले उतने ही मोल्स हैं मिक्सिंग के बाद। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर आप कंफ्यूज हो गए, आपको कम समझ में आए, फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो। इसमें जो आपको ट्रैक रखना है वो ये कि जहां जहां पहले बाउंड्रीज थी, जैसे मिक्सिंग के पहले ये अलग बीच में बाउंड्री थी, ये अलग था, n1 और n2 अलग था, तो इसके लिए पीवी स्क्वायर एनआरटी अलग लगाई है, इसके लिए पीवी स्क्वायर एनआरटी अलग लगाई है। अच्छा, जब वॉल्व खोल दिया तो अब मिक्स हो गया तो वॉल्यूम्स जुड़ गए और प्रेशर दोनों तरफ जो भी था हमें को नहीं पता पर बराबर हो गया, तो वॉल्यूम हो गया 15 लीटर दोनों को मिलाकर, और प्रेशर जो था पीवी बाय आरटी कॉमन हो गया इस तरीके से। तो ऐसे हमने इक्वेशन लिखी और फिर इसको सॉल्व किया, आ गया 7 एटमॉस्फेयर्स। और एक बात पक्की है, यहाँ 6 था, यहाँ 9 था, 6 और 9 के बीच में ही कुछ आना था एवरेज, ठीक है, 7 आ गया है, अच्छा है। एक और हो जाए, चलिए देखते हैं। और इतना बड़ा क्वेश्चन, बड़े छोटे छोटे होते हैं, आइए देखिए मेरे साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड and oxygen react, oh my god, according to, ठीक है, reaction पे है, assuming that the reaction takes place and goes to completion after the valve is opened in the apparatus represented in the accompanying figure. इतनी लंबी बात करी है और खाली एक ही बात है कि भैया दो गैसें रिएक्ट कर जाती हैं पूरी, ठीक है। Also assume that temperature is fixed at 300 Kelvin, मर जा वहां, आर की वैल्यू बोल रखी है, ले लो, और एक मुद्दे की बात है, फिगर दे रखी है मस्त वाली, वो तो ठीक है। क्वेश्चन क्या है आगे देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये फाइनली पूछा है शायद कि अंत में क्या होगा, ठीक है। तो शुरू में क्या है दे रखा है, V1 और P1, यहाँ V2 और P2, ठीक है। वॉल्व खोले हैं, एक काम करें, दो स्टेप्स में से करेंगे। अगर गैसेस रिएक्ट कर रही हैं तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और ऐसे कैसे मान ले? अरे मानो तो सही, क्योंकि एक का वॉल्यूम अलग है, दूसरे का वॉल्यूम अलग, जब तक वो अलग अलग है तब तो रिएक्ट कर ही नहीं सकती। तो आप सबसे पहले मान लो कि हमने वॉल्व खोला, गैसों को मिक्स कर दिया और बस वो मिक्स हो गई, और फिर उसके बाद वो इंतजार करती रही। आपने कहा गैसों अब इजाजत है, तुम रिएक्ट करो, और वो रिएक्ट कर गई। ऐसा थोड़ी होता है, होता नहीं है, पर आंसर वही आएगा भले ही आप मानते जाएं कि रिएक्ट करते मिक्स करती है, मिक्स करते करते रिएक्ट कर रही है और अपना बिल्कुल दिमाग का दही कर लें, और या फिर इसको टू स्टेप्स में मान लें कि पहले एक नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग हो गई, गैसेस सब तरफ फैल गई, CO भी और O2 भी, और फिर जब आपने इजाजत दी तो वो आपके गुलामों की तरह रिएक्ट कर गई। I mean, we could always think about such things, and इस तरह से भी आंसर हूबहू सेम आएगा कि फाइनली इस बात पर कोई डिपेंडेंस नहीं होगी कि प्रोसेस की डायनामिक्स क्या थी, राइट? तो शुरू करते हैं। पहले CO थी, वो 3 लीटर में थी, अब बाद में 4 लीटर में हो गई, टेम्परेचर सेम है,
तो 3 लीटर से हो गई 4 लीटर में, और प्रेशर कितना था? प्रेशर था बेचारी का 16 एटमॉस्फेयर। तो ये है V1 P1 और ये है V2, तो P2 कितना होगा? P1 V1 बराबर P2 V2। अच्छा, देयरफॉर तो CO के लिए क्या होगा? फॉर CO P2 अगर दोनों वेसल्स में फैल गई है तो प्रेशर कितना होगा? P1 V1 अपॉन V2। P1 इज 16 एटमॉस्फेयर इंटू 3 लीटर और फाइनल वॉल्यूम है 4 लीटर। अच्छा, तो ये आ जाएगा 12 एटमॉस्फेयर। तो पूरी वेसल में फैलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी 12 एटमॉस्फेयर। ओके, O2 कितनी हो जाएगी? आइए देखते हैं। 1 लीटर इंटू 48 गजब एटमॉस्फेयर बराबर 4 लीटर्स इंटू P2। Therefore P2 is 48 by 4 which is 12 एटमॉस्फेयर। और ये भी 12 एटमॉस्फेयर, ये भी 12 एटमॉस्फेयर। फिर अब क्या होगा? अब भिड़ंत होगी, रिएक्शन होगा। कब तक? जब तक है जान, मतलब मरते दम तक रिएक्ट करेंगी वो। कैसे? यहां लिख लेते हैं। 2CO plus O2 gives 2 times CO2। इनिशियली ये 12 एटमॉस्फेयर है, ये भी 12 एटमॉस्फेयर है और ये नहीं है। चेंज कितना होगा? प्लीज नोट, सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे हम स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं, मोल कंसेप्ट लगाते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन पर, उसके मोल्स पर, वैसे ही प्रेशर पे लगा सकते हैं। जवाब है हाँ, हम इसे प्रेशर पर भी लगा सकते हैं। कैसे? आइए दिखाता हूं आपको। चेंज कितने का आएगा? अगर ये पूरी 12 एटमॉस्फेयर चली गई, ये जाएगी 6 एटमॉस्फेयर और ये बन जाएगी 12 एटमॉस्फेयर। हाँ जी, तो ये नहीं बचेगी, ये और ये आ जाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फाइनली कितना हो गया? 6 एटमॉस्फेयर। हाँ जी, मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं, मोल्स ऑफ O2 निकालने हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो ये गलत है। ठीक, टेम्परेचर दे रखा है, क्या मोल्स में जरूरत पड़ेगी? आइए देखते हैं। 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, R की वैल्यू 0.08 मानी। तो मोल्स ऑफ O2 N is PV by RT। प्रेशर है 6 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना था? 4 लीटर्स, R 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन मानने को कहा था और टेम्परेचर था 300 केल्विन। केल्विन केल्विन कट गए, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर, लीटर लीटर कट गए। जय हो। कितना आ गया? ये आ गया 300 के 0 और यहाँ पे ये काट दो 8, तो 4/8 1/2 और 3 2 6 और सब कुछ कट गया साथ। ये आ गया 1 मोल। जी हाँ, कितने मोल्स बचे हैं? 1 मोल बचा है। ठीक है, और प्लीज नोट, अगर ऐसे ही प्रेशर देखेंगे तो CO2 का प्रेशर दुगना है, 6 का 12 है, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज PV by RT। प्रेशर दुगना हो गया तो मोल्स दुगने हो जाएंगे, तो मोल्स ऑफ CO2 कितने? 2 बनेंगे। सही है, सही है। ये क्या आप PV बराबर RT में सब्स्टिट्यूट करके चाहे तो दोबारा कैलकुलेट कर लीजिए, यही आएगा। राइट, A, B and C, these are the answers। डन, चलते हैं। कुछ याददाश्त के लिए आपकी, अगर खुला बर्तन है, ऐसे ओपन रिजिड कंटेनर रखा हुआ है, कहते हैं ना एक बर्तन खुला रखा हुआ है और ऐसे कर दिया, अगर ऐसा है तो उसमें अगर आप हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, कुछ भी है, ओपन वेसल में, ओपन वेसल मतलब P is equal to P atmosphere which is constant always। ये चीज विशेष ध्यान रखने की आपको। इसमें अगर आप गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, गैस के मोल निकल सकते हैं, वापस आ सकते हैं, वो सब हो सकता है, पर वॉल्यूम तो बर्तन का है जितना है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर डब्बा बंद है तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल, टेम्परेचर, प्रेशर जो भी हो देखा जाएगा। ठीक, बलून्स की कभी कभी चर्चा होती है। अच्छा, ये क्या होता है? बलून्स में हम एक चीज मान लेते हैं, अंदर और बाहर प्रेशर सेम है। वैसे तो ये ईमानदारी से देखें तो ये हॉट एयर बलून्स में होता है। अगर ऐसा है तो ये आप कह सकते हो क्यों? ये ओपन होते हैं, अंदर और बाहर प्रेशर विल बी सेम। ऐसा हम मान सकते हैं, सुविधा से मान सकते हैं। लेकिन अक्सर जो रबर के कोलैप्सिबल बलून्स भी होते हैं, हम उनको मान लेते हैं कि
फ्रीली कोलैप्सिबल है, मतलब रबर वगैरह उनके ऊपर अलग से कोई प्रेशर नहीं लगा रहा। जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनमें कायदे में साफ साफ लिखा होगा एक शब्द फ्रीली कोलैप्सिबल। इसका मतलब यही है कि अंदर और बाहर प्रेशर सेम है। जो बलून का मटेरियल है वो खुद अपना पर्सनल कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है, राइट? ठीक है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने अब तो हमें। आइए अगला सवाल देखते हैं। एन ओपन फ्लास्क कंटेन्स एयर, ऑब्वियसली खुला रखा है तो कुछ नहीं है तो हवा तो होगी सही, at 27 degrees Celsius, ठीक है। Calculate the temperature to which it should be heated, अच्छा, so that 1/3 of air measured at 27 degrees Celsius, ध्यान रखना, measured at 27 degrees Celsius escapes out। पहले 27 डिग्री पर था, यानी कि 300 केल्विन पर था। बड़ी खुशी हुई जानकर। उसके अंदर हवाएं थी, हाँ थी। फिर क्या हुआ, उसे गर्म किया गया। गर्म करेंगे तो गैसेस फैलेंगी। अगर गैसेस फैलेंगी, इसको ऐसे देखिए, यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस, कि अगर ये तो उसकी बाउंड्री सचमुच में है, नो डाउट, और ये एक उसकी इमेजिनरी बाउंड्री कि भाई जो इसके अंदर है आप कहोगे फ्लास्क के अंदर है, अगर इसके बाहर निकल गया तो आप कहोगे फ्लास्क के बाहर है, अंदर नहीं, ठीक है। तो जब आप गर्म करोगे तो डू यू सी कि यही जो गैस है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ, ओपन फ्लास्क का मतलब क्या है, कुछ कांस्टेंट है क्या? हाँ, ओपन फ्लास्क का मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर। अच्छा, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो हमारे इर्द गिर्द है और हमेशा उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जब तक तूफान ना रहे हो। तो यहाँ कहीं तूफानों की बात नहीं है, अच्छी बात है। तो हम कहेंगे कि पहले टेम्परेचर था 300 केल्विन और वॉल्यूम था कुछ V या V नॉट। अब टेम्परेचर बढ़ गया और उससे क्या हुआ, वॉल्यूम भी बढ़ गया। कितना बढ़ा, कुछ बढ़ा, कितना वो हिसाब लगा लेंगे, पर जब बढ़ा तो जो बाहर निकल गया हम कहेंगे दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड। ये इतना वॉल्यूम है जो अब बाहर निकल चुका है। इसमें मोल्स जो होंगे, मोल्स ऑफ और वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड, अगर इसमें जो मोल्स होंगे उतने मोल्स एक्सपेल हो गए, इसका जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम एक्सपेल हो गया। पर ध्यान रखना, दिस इज वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, ये हायर टेम्परेचर T पर वो वॉल्यूम है जो एक्सपेल किया। ठीक, ध्यान रखना, गैसेस को कोई निश्चित वॉल्यूम नहीं होता, उनका वॉल्यूम तो टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है। हाँ, मोल्स निश्चित हो सकते हैं। तो बोला है 1/3 of air at 27 डिग्री सेल्सियस एस्केप्स आउट। अच्छा, ये है 27 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर इसके मोल्स हैं मान लो n मोल्स हैं तो n/3 मोल्स एस्केप आउट हैं। अच्छा, तो यहां मोल्स बचे हैं, n फाइनल इज 2/3 ऑफ n इनिशियल। 1/3 चले गए ना, जितने थे उसके 1/3 चले गए तो 2/3 बचे हैं। अच्छा, तो मजे की बात है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। डब्बा फिक्स है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, खुला है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो पीवी कांस्टेंट है, एनआरटी कांस्टेंट है, देयरफॉर N1T1 बराबर N2T2। मोल्स इनिशियली कितने थे, n, और टेम्परेचर था 300 केल्विन। मोल्स फाइनली कितने हैं, 2/3 ऑफ n, और टेम्परेचर कितना है पता नहीं। ओ, क्या वास्तव में पता नहीं कितना जाएगा, 300 into 3/2 यानी 450 केल्विन। जय हो। तो अगर दूसरे बर्तन को 450 केल्विन तक गर्म कर लिया जाए तो इनिशियल की 1/3 एयर बाहर निकल जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर पूछा था और जवाब है 450 केल्विन। आसान है, बढ़िया, शानदार। एक और हो जाए, चलिए। इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड, ठीक है, अब मिक्स ही कर डाले, ठीक है। चलो डायग्राम तुरंत बनाना चाहिए। तो हमारे मीथेन और ऑक्सीजन मास है m और m, 25 डिग्री सेल्सियस है। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर exerted by oxygen is x/3। अच्छा,
फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, इसका मतलब partial pressure of O2 by total pressure is x by 3. Okay, but this is nothing but mole fraction of O2 by Dalton's law of partial pressure. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 है x by 3, फाइंड x, ऐसा बोला है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, बस इतना ही करना है, कर लेते हैं बिल्कुल। मीथेन है जी और O2 है, हाँ जी। मास है m और मोलर मास कितना है बाबू, 16 और 32। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, m by 16 और m by 32। वाह, तो टोटल मोल्स कितने हैं, वो है 3m by 32। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना है, m by 32 divided by 3m by 32 which is 1 by 3। तेरे की तो मोल फ्रैक्शन है 1 by 3, हाँ जी, और which is equal to x by 3, हाँ जी, therefore x is equal to 1। वेल डन, हो गया, बस इतना ही हो गया। टफ लगते हैं तो देखने की बात है, करेंगे तो छुट्टियों में हो जाएंगे। इसी बात पर आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा, अभी तक जो किया था इसकी बहुत ढंग से प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये हाथ से फिसल जाएगा। जैसे मोल में प्रैक्टिस का बड़ा महत्व है, यहाँ भी आइडियल गैस इक्वेशन में जो हमने 5 लॉज देखे हैं, कौन से, पॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और देखिए आइडियल गैस इक्वेशन, इन सब में धमाधम प्रैक्टिस की जरूरत है। छठे लॉ की ओर आते हैं, फाइनल, कौन सा, एफ्यूजन और डिफ्यूजन, जिसमें कई बार होता है बड़ा कंफ्यूजन। कैसे, आप देखिए, बड़ा आसान है। एक गिलास पानी लीजिए और चीनी डाल दीजिए, हाँ जी, ऐसे ही छोड़ दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए। आप सुबह पिएंगे तो देखेंगे चीनी गायब हो गई है और पूरा पानी मीठा हो गया है। क्यों, चीनी पूरे पानी में घुल गई है। अच्छा, कमरे के किसी कोने में इत्र की एक बोतल, किसी सेंट की एक बॉटल को खोल कर रख दीजिए, आप देखेंगे पूरे कमरे में खुशबू भर जाएगी। क्यों, अगेन वो जो सेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो डिफ्यूज होकर वो चलते चलते पूरे कमरे में फैल गए। ओके, क्यों, ऐसा क्यों होता है, आप यहाँ पर नमूना देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वॉल्व बंद है, क्लोज्ड है, एक गैस 1 और एक गैस 2 यहाँ है, और वॉल्व खोल दिया, जैसे ही वॉल्व खुला मॉलिक्यूल भागते रहते हैं, ये भागते भागते यहाँ जाएंगे, ये यहाँ आएंगे, और जब इधर उधर आएंगे जाएंगे मिक्स हो जाएंगे, हम कहेंगे डिफ्यूज हो गई गैस। ये मॉलिक्यूलर, रैंडम मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कारण मॉलिक्यूल्स का सब तरफ फैल जाना कहलाता है डिफ्यूजन। स्प्रेडिंग आउट ऑफ एनी chemical or spreading out of any species because of random movement of gas molecules or liquid molecules is called its diffusion. The net spontaneous flow of gaseous molecules, जैसे liquid भी हो सकते हैं या fluid molecules कह सकते हैं, from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called diffusion. बिल्कुल फॉर्मल, नीट और क्लीन परिभाषा है डिफ्यूजन की। इसमें जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये कि पहले क्या है, फ्लो ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है, गैसेस या लिक्विड किसी के भी मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। कहां से, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है या पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वहां से वो उस तरफ फैल रहे हैं जहां कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर कम है। और ऐसा क्यों करते हैं, एक्चुअली वो किसी षड्यंत्र के तहत ही नहीं करते, ये तो बस हो जाता है। कैसे हो जाता है, आप देखिए, बहुत सिंपल है। मैं आप मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रोसेस डिस्क्राइब करता हूं, आप इसको देखिए, आप खुद बहुत मजे से इसे समझ जाएंगे। मान लीजिए गैसेस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस है, कौन सी है, मान लीजिए O2 है, और बीच में एक अदृश्य दीवार है। अच्छा, इस दीवार को मैं किसी दूसरे रंग से बनाता हूं, ऐसे मान लीजिए ये दीवार है। ये अदृश्य क्यों है, एक्चुअली वो दीवार ही नहीं है, हमने एक मन में एक बाउंड्री बना ली है, वो अदृश्य बाउंड्री हमने अपने खोपड़ी में बनाई है, वास्तव में वो नहीं। अच्छा, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ दूसरी गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, और मॉलिक्यूल्स एक जगह बैठे हुए और भजन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है,
और भजन वो कर रहे होंगे जो भी, अब मैं नहीं जानता, और स्पार्क हो जाता रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, क्यों? इनको तलब लगती रहती है इधर-उधर दौड़ने की, कोई काम था नहीं जिंदगी में, और सृष्टि की शुरुआत से अब तक पड़े हुए हैं, तो बैठते नहीं। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, धाड़-धूम धड़ाक, धाड़-धूम धड़ाक, धाड़-धूम धड़ाक, भागते रहते हैं, इतना भागते हैं, टकरा जाते हैं, इतने बेशर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी तक नहीं बोलते, टक्कर मारते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर टक्कर मारते हैं, फिर भाग जाते हैं। अरबों खरबों वर्षों से क्रम चला आ रहा है, अभी तक थके नहीं हैं, चलते जा रहे हैं। इसीलिए शानदार है, इसलिए पूरी दुनिया इनसे बनी है, आप देखें। तो होगा क्या, मॉलिक्यूल जब ज़िगज़ैग 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 से इधर आ रहे हैं, तो जब सब तरफ जा रहे हैं, तो क्या आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल यहाँ भी आ जाएँगे? हाँ, यहाँ, 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 यहाँ दसों दिशाओं में जा रहे हैं, तो यहाँ भी आएँगे, बिल्कुल। उसी तरह से क्या आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ दूसरी गैस थी, उसके मॉलिक्यूल्स इधर-इधर, इधर-इधर सब तरफ जा रहे थे, तो कुछ एक यहाँ भी जाएँगे। हाँ जी। तो हमारे मन में जो हमने बीच में बाउंड्री बना ली थी, जिसके एक तरफ गैस 1 और दूसरी तरफ गैस 2 थी, क्योंकि वो रैंडमली चल रहे हैं, उनको कोई होश ही नहीं है। तो चलते-चलते वो कब बाउंड्री पार कर गए उनको पता नहीं चलेगा, तो गैस 1 इधर आ जाएगी और गैस 2 के मॉलिक्यूल इधर भी चले जाएंगे। हाँ जी। फिर क्या होगा? फिर अब दूसरा सीन देखिए। अब दूसरा सीन क्या है? सॉरी, वही वही बाउंड्री मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ आपको। आप इसको देखिए क्या हो सकता है। यहाँ बनाते हैं। सीन ये है कि कुछ यहाँ पे तो बहुत सारी थी ये ऑरेंज वाली गैस, हाँ जी, और कुछ उसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, और ग्रीन वाली गैस जो थी वो यहाँ बहुत सारी थी, हाँ जी, और उसके कुछ मॉलिक्यूल यहाँ आ गए, ठीक है। अब क्या होगा? होगा ये कि ग्रीन वाली बहुत सारी गैस मॉलिक्यूल्स इधर 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 ऐसे आ रहे हैं, इधर भी जा रहे थे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आ रहे थे, और इसका मतलब ग्रीन वाला इधर तो आ रहा है, पर अब थोड़े बहुत इधर दूसरी साइड में थोड़े बहुत और आ चुके हैं, तो थोड़े ही सही, पर ये लौटेंगे भी सही, क्योंकि ये इधर थे, इनकी, तो यानी कि शुरू में जब यहाँ सिर्फ ऑरेंज थी, यहाँ ग्रीन था, तो सिर्फ ग्रीन वाले इधर जा रहे थे, ऑरेंज वाले इधर आ रहे थे। ग्रीन जहाँ ज्यादा है, यहाँ कम हो गया, तो ज्यादा वाले ज्यादा ज्यादा आएंगे, तो कम वाले कम कम आएंगे, और दोनों तरफ फ्लो रहेगा, ठीक है। लेकिन नेट फ्लो इस तरफ रहेगा, राइट? अच्छा, ऐसे ही ऑरेंज वाले भी धूम धड़ाक सब जा रहे थे इधर, यहाँ 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 ऐसे, और एक आध लौट भी आएगा इस तरह से। फाइन, इधर और इधर ऑरेंज का रेट बराबर कब होगा? जब जितना पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन एक तरफ है ऑरेंज का, उतना ही दूसरी तरफ हो जाए। अच्छा, तो ऑरेंज नेट एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करेगा कब तक? जब तक दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर सेम नहीं हो जाते, और ग्रीन भी यहां से यहां फ्लो करेगा कब तक? नेट तब तक जब तक दोनों तरफ ग्रीन का कॉन्सेंट्रेशन या ग्रीन का पार्शियल प्रेशर सेम ना हो जाए। तो गैसें तब तक फैलती रहती हैं जब तक प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर सब तरफ बराबर ना हो जाए, और तब तक वो डिफ्यूज करती रहती हैं, फ्यूज करती रहती हैं, हमें कंफ्यूज कर देती है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप देखें गैसेस फैलती रहती हैं, बस ऐसे ही। और इसका कारण क्या है? इसका रीजन हमने आपको बताया है, सिंपल रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पागलों की तरह दसों दिशाओं में चलते रहते हैं, और इस कारण से ही ये एफ्यूजन या डिफ्यूजन देखने में आता है। आप देखें, अलग अलग थे और मिक्स कर गए, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, और इस तरह से देख सकते हैं मिक्स हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा इलस्ट्रेशन है, देखिए आप। एक बहुत मनोरंजक चीज बोली जाती है, अगर स्मॉल ओरिफिस से निकले तो वो एफ्यूजन है। ये बहुत ही बकवास आइडिया है, क्यों? क्योंकि एक बोतल के प्रपोर्शन में ये स्मॉल ओरिफिस है, लेकिन अगर कोई बड़ी फैक्ट्री होगी या कोई बहुत बड़ा टंकी होगी, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा होल जिसमें इंसान समा जाए, वो भी स्मॉल ही रहेगा। पूरी धरती देख लेंगे, तो धरती की तुलना में तो अगर ज्वालामुखी फूट रहे हैं, वो भी बहुत स्मॉल ओरिफिस है, इस प्रपोर्शन से तो बहुत ही छोटे हैं वो। तो क्या ज्वालामुखी के फूटने को हम फ्यूजन कहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं कहेंगे। एक्चुअली एक मजेदार बात है, ये बहुत पॉपुलर मिसकंसेप्शन है, इसको देख लें आप, अक्सर लोग बोलते हैं ऐसा, ये बहुत सही नहीं है। सही क्या है? जब अंदर और बाहर, जब टोटल प्रेशर्स में डिफरेंस होता है, और अब जब गैसेस को एक तरफ से दूसरी तरफ आप जाने की इजाजत देते हैं, तो एक नेट कन्वेक्टिव करंट सेट होता है गैसेस का। एक तरफ से गैस निकलती है, जैसे वो डीओ स्प्रे, कि आप डीओ स्प्रे में बटन प्रेस करेंगे और एकदम गैस निकली उसमें, तो
आप इस प्रोसेस को बोलते हैं एफ्यूजन। अच्छा, कैसे? जैसे मुंह में हवा भर लें और ऐसे फूंक मारें, क्या होगा? आपने मुंह के अंदर हवा का प्रेशर बढ़ा लिया, बाहर कम है, आपने मुंह खोल दिया तो हवा बाहर निकल गई, एफ्यूजन कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे डी उस पे प्रेस किया तो वैसे हो गया। डिफ्यूजन क्या होगा? आप लिक्विड सेंट की बॉटल खोल के रखते हैं। सेंट, पता नहीं आपने इत्र सुने हैं या नहीं। आजकल तो डियो स्प्रेस बड़े पॉपुलर है, विज्ञापन वगैरह आते हैं उनके, लेकिन सेंट्स बड़े सिंपल पुराने क्लासिकल सेंट्स होते हैं जो लिक्विड्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं या खुशबूदार ऑयल्स हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आप उनकी बॉटल को जस्ट खोल के रख दें, उसके अंदर ऐसा नहीं है कोई फव्वारे छूटते हैं, सिर्फ लिक्विड आपने खोल के रख दिया, खुल जाएगा, धीरे धीरे सब तरफ खुशबू फैल जाएगी। वो क्या है? वो डिफ्यूजन है। फर्क क्या है? बॉटल के अंदर और बाहर प्रेशर दोनों तरफ टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर सेम था, लेकिन बॉटल के आसपास जो सेंट के मॉलिक्यूल्स थे उनका पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। पार्शियल प्रेशर ज्यादा था तो वो फैलते फैलते बाहर निकल गए, उनका डिफ्यूजन हो गया। दोनों डिफ्यूजन एफ्यूजन दोनों का कारण मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही है। जो छोटा सा महीन सा फर्क है जिसके बारे में लोग बात करते हैं वो ये कि अगर दो सैंपल्स मिक्स हो रहे हैं और दोनों के पार्शियल प्रेशर में अंतर होगा तभी मिक्स हो रहे हैं, और अगर टोटल प्रेशर सेम होंगे तो धीमे धीमे होता है और लोग इसे कहते हैं डिफ्यूजन। और अगर दोनों तरफ में टोटल प्रेशर्स में अंतर है तो नेट ऐसे वो फ्लो करता हुआ दिखता है और लोग उसे बोल देते हैं एफ्यूजन, राइट? दिस इज अ वेरी क्लासिकल डिफरेंस बिटवीन एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। एनी कंफ्यूजन? होपफुली नॉट। और अल्टीमेटली दोनों का कंसेप्ट एक ही है, क्या दोनों में रैंडम मूवमेंट के कारण मिक्सिंग हो रही है, बस। किस रेट से मिक्स करते हैं, मतलब अगर एफ्यूजन या डिफ्यूजन हो रहा है उसकी स्पीड कैसी है? गैसेस को अगर जैसे मान लीजिए हमने एक कोई जैसे खुशबूदार गैस रिलीज करी तो क्या पूरे ब्रह्मांड में उसकी खुशबू फैल जाएगी? बहुत टाइम बाद फैलेगी, लेकिन तुरंत मान लीजिए कोई दूसरे कमरे में है, बहुत दूर है, तो तुरंत उसको खुशबू आएगी? नहीं, कुछ देर बाद आती है। क्यों? गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली फैलते 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 कुछ टाइम लगाते हैं वहां तक पहुंचने में, और ये जो वक्त निकलता है इसको हम नापते हैं कैसे? हम कहते हैं रेट ऑफ एफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन। एक ही बात है, दोनों सेम फॉर्मूले से आते हैं। रेट ऑफ एफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको हम नाप सकते हैं, हाँ नाप सकते हैं। इनफैक्ट बहुत पुराने वैज्ञानिक थे ग्राहम जी ने बड़े एक्सपेरिमेंट्स करे और नाप नूप के उन्होंने एक हिसाब लगाया कि रेट ऑफ एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। किसकी? गैस की। जो गैस है जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उसकी, जितनी भारी होगी गैस उतनी ही धीमे धीमे फैलेगी। कितने मैथमेटिकल रिलेशन निकाला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अरे बाबा, ठीक है, बड़े लोग बड़ी बातें, फाइन। फिर यहां पर एक शब्द आता है रेट ऑफ एफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये रेट है क्या चीज? किसको बोलते हैं रेट? है क्या ये? कई अलग अलग चीजों को बोल देते हैं। कैसे? अगर एक डब्बा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और आप अगर मेरी बात सुन लेंगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका। गैसेस के कुछ मोल्स थे n, ठीक है, यहां से गैस निकल रही है डब्बे से, बिल्कुल धीमे धीमे तेजी से जैसे भी, तो dn/dt गैस के मोल्स थे n, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हुआ dn। प्लीज नोट, मोल्स बाहर निकल रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो लोग माइनस लगा देते हैं। क्यों? dn फाइनल, n है गैस जो डब्बे में है, dn क्या हुआ? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स of gas in dabba, which is equal to change in, which is equal to moles of gas leaked out. Moles of gas leaked out. ध्यान रखना, अगर 2 मोल बाहर निकल गए तो बाहर प्लस हुए हैं और अंदर माइनस, साइन उल्टा है। तो अगर मोल्स ऑफ गैस लीक्ड आउट देखोगे तो माइनस यहां लगा दो, अंदर घटा है तब बाहर बढ़ा है, बाहर बढ़ा है बाहर लीक आउट हो गया, मोल्स ऑफ गैस लीक्ड आउट, चेंजेस फाइनल माइनस इनिशियल। लीक हो रहा है तो फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा नेगेटिव होगा, और हमने माइनस एक और लगा दिया ताकि माइनस का माइनस प्लस हो जाए। प्लस क्यों करना चाहते हो?
ऐसे मजा आता है इसलिए। तो डिफाइन करने के बाद हम जो चाहे डिफाइन कर लें। तो हमने कहा है rate of diffusion is minus dn by dt, where n is the moles of gas present in container या डब्बा। ये है मोलर फ्लो रेट minus dn by dt, which is equal to moles of gas, the rate at which moles of gas leak out। रेट सबसे आपको नफरत है तो आप ऐसे देख लीजिए, moles of gas leaked out per second, ये है रेट ऑफ एफ्यूजन, या पर यूनिट टाइम ये है रेट ऑफ एफ्यूजन या डिफ्यूजन जो भी है। इसके बजाय एक और चीज कर सकते थे, क्या? अगर डब्बे का वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो मोल्स आर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो माइनस dn by dt is proportional to minus dp by dt, तो rate of change of pressure in the डब्बा, this is also indicative of rate of effusion या diffusion। ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि ये तो तब है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। कोई बलून है, कुछ है ऐसा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है और लगातार मोल्स निकल रहे हैं, तो मोल्स विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो माइनस dv by dt। सबसे फंडामेंटल ये है dn by dt। आप चाहें तो उसे माइनस dp by dt या माइनस dv by dt लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर दूसरे फैक्टर्स मोल के प्रोपोर्शनल हैं तो। ठीक है, कभी कभी लोग एक और मजेदार फॉर्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम। यहां से चालू हुए और कितनी दूरी तक पहुंच गए, डिस्टेंस x तक पहुंच गए, और फिर बाद में टाइम dt में dx पहुंचे, तो dx by dt, that is distance traveled by gas molecules at time dt, that is dx by dt, which is also called rate of diffusion या rate of diffusion। इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से इसको हमने समराइज किया हुआ है यहाँ पर, और यही कंफ्यूजन बच्चों को शुरुआत में परिभाषा में आ जाता है कि भैया ये रेट क्या चीज है। इनमें से किसी को भी रेट ऑफ एफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन कहा जा सकता है। मेरे साथ रिपीट करिए, माइनस dn by dt, where n is the number of moles of gas present in the डब्बा। ठीक है, माइनस dn by dt can be written as minus dv by dt या minus dp by dt, डिपेंडिंग अपॉन कि मोल्स प्रेशर के प्रोपोर्शनल है या वॉल्यूम में, वो सिस्टम में जो भी होगा। और या फिर dx by dt, where x is the distance traveled by gas molecules in time t। Got it? चलिए, and this is inversely proportional to root of density। जी हाँ, ये शुरुआत में कहा था ग्राहम जी ने, बाद में और डेरिवेशंस करे और आया कि जो रेट है दैट इज pa by root tm। pa by root tm, ये क्या है? रेट ऑफ एफ्यूजन फ्रॉम एनी डब्बा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस तेजी से निकलेगी, कॉमन सेंस है। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इज एरिया ऑफ होल। जो ओरिफिस है, जो होल है, अगर एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा गैस निकलेगी, छोटा हो तो कम कम निकलेगी। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। हाँ जी, ठंडी गैस होगी, मॉलिक्यूल धीमे धीमे चलेंगे, धीमे धीमे निकलेंगे। अच्छा, और मोलर मास भारी होगी तो मॉलिक्यूल धीमे धीमे चलेंगे, धीमे धीमे निकलेंगे। राइट, चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ द गैस जो कि लीक कर रही है, एरिया ऑफ ओरिफिस यानी कि होल का एरिया है वो, टेम्परेचर ऑफ द गैस जो लीक कर रही है, एंड मोलर मास ऑफ द गैस जो लीक कर रही है। इन चारों पर डिपेंड करता है रेट ऑफ एफ्यूजन या डिफ्यूजन। अक्सर एरिया ऑफ ओरिफिस कांस्टेंट मान लेते हैं, तो कई बार लोग लिखते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू p by root m। क्यों? इफ t and a आर कांस्टेंट। इनको छेड़ा नहीं जाता, अक्सर कांस्टेंट रखते हैं, तो p by root m इसके प्रोपोर्शनल करके क्वेश्चंस में काम चल जाता है। राइट, कैसे? आइए देखते हैं। उसी के छोटे छोटे फॉर्मुलेशंस हैं, इनको रटना पाप है मेरे ख्याल से। तो आपने सबसे फंडामेंटल चीज देख ली है, आगे ये सब कचरा देखने की जरूरत नहीं, आप काम की चीज देखिए। किस काम का है ग्राम्स लॉ? कई जगह काम आता है, ये यूरेनियम के एनरिचमेंट और एटम बम बनाने में काम आता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे बड़े उटपटांग यूज होते हैं इसके। तो फिलहाल तो आइए एक क्वेश्चन करें, फिर देखेंगे बाकी बकवास। ड्यूरिंग ए फ्यूजन ऑफ अ गैस ऑफ मोलर मास m, अच्छा, द प्रेशर inside of the container does not remain constant, सच है। So determine the pressure inside the container at any time t
if initially the pressure is minus dp by dt, ये है रेट ऑफ एफ्यूजन। अब प्रेशर की बात चल रही है इसलिए माइनस डीपी बाई डी ले लिया है, नहीं तो माइनस डीएन बाई डी टी माइनस डीपी बाई डी वो भी था, पर माना कि डब्बा का वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे गैस लीक कर रही है प्रेशर बदल रहा है, माइनस डीपी बाई डी टी, ये है रेट ऑफ एफ्यूजन या डिफ्यूजन, which is equal to PA by root TM. This is proportional to PA by root TM. This is proportional to P by root M. Temperature constant है, area of orifice obviously constant होगा, P by root M. Therefore, minus dP by dt is K times P upon root M. Therefore, minus dP by P is K upon root M times dt. अच्छा, क्या करने वाले हो? ऐसे मामलों में इंटीग्रेट करने का फैशन है, तो माइनस dP by dt इज इंटीग्रेशन क्या है, टाइम 0 से लेकर t तक है, सॉरी माइनस dP by p, और प्रेशर शुरुआत होता P नॉट और फाइनली हो गया P, ठीक है। दिस इज K by root M इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 to t, आ गया therefore minus ln P by P नॉट is K by root M times T, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, therefore आ जाएगा P is equal to P नॉट e raised to minus KT by root M, जहाँ K कोई भी कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का। ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ एफ्यूजन और डिफ्यूजन डिपेंड करता है टेम्परेचर और एरिया ऑफ होल पर, तो ये K भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ एरिया, टेम्परेचर पर भी और एरिया ऑफ होल, राइट। पूछा था कि प्रेशर P नॉट के टर्म्स में निकालिएगा, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर कैसे होता है आप देख सकते हैं। पहले प्रेशर था P नॉट और वक्त के साथ उसका ऐसे एक्सपोनेंशियल डिके होगा, इस तरह से, ऐसे कभी भी खाली हो जाएगा एकदम ना, 0 को टेंड करेगा, पर एक्सपोनेंशियल डिके है तो 0 एक्जैक्टली कभी नहीं होगा, राइट। खूबसूरत है और अक्सर निगलेक्ट हो जाता है, अच्छा फीचर है ग्राम्स लॉ का, देखने लायक है, देखिए। सेम जो हम बात कर रहे थे वही रिजल्ट है, आप देखिए। क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन आपको तो करना होगा। आइए, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर अलाउड टू डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पार्टीशन। सिकंदर पोरस, नो पार्टीशन पोरस, ठीक है। 20 ml या 20 liters of SO2 diffusers through porous partition in 60 seconds, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ SO2 is 20 liters और टाइम कितना था 60 सेकेंड, तो रेट ऑफ एफ्यूजन इज 20 by 60 liters per second, ये है रेट ऑफ एफ्यूजन SO2 का, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ O2 पता नहीं कितना है, टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो रेट ऑफ O2 विल बी डेल्टा V of O2 by 30 सेकेंड, और R1 अपॉन R2 is P1 by P2, कुछ नहीं दिया, सेम कंडीशन है, सब कुछ सेम है, रूट ऑफ M2 by M1, ओके, दैट्स इट। तो रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ SO2 कितना है 20 by 60 which is 1 by 3 divided by O2 is delta V of O2 by 30 सेकेंड। अच्छा 30 कर लेते हैं, बाकी सेकंड अगर तो वही है, रूट ऑफ 32 by 64 which is 1 by root 2, therefore वॉल्यूम ऑफ डेल्टा V of O2, ये है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एफ्यूज्ड, कितना जाएगा, जाएगा 30 into 1 by 3 into root 2, which is 10 root 2, which is 1.41 14.14 ml। तो वॉल्यूम ऑफ O2 जो फ्यूज हुई है वो है 14.14 ml। एक बार कॉमन सेंस चेक भी कर लीजिए, बिल्कुल कैसे, आप ये देखिए 20 डेसीमीटर क्यूब या 20 लीटर्स, ml इन लीटर्स, सॉरी, कितने डेसीमीटर क्यूब,
20 लीटर्स ऑफ SO2 ने डिफ्यूज किया है, ठीक है, 60 सेकेंड्स पे किया है, तो 30 सेकेंड्स में इसका आधा किया होता, 10 लीटर्स किया होता। तो SO2 अकेली खुद ही होती तो 10 लीटर्स कर जाती, O2 कुछ तो ज्यादा करेगी, O2 कितनी है, √2 टाइम्स है, √2 टाइम्स ज्यादा करेगी, तो 14.14 लीटर्स, फाइन, देयर वी आर, राइट। चलिए एक और, बिल्कुल, which of the following statements is correct? A, helium diffuses at a rate so much as CO. ये कैसे देखेंगे? Rate of helium by rate of CO is root of molar mass of CO by molar mass of helium, which is root of CO कितनी है? 28, helium है 4, which is √7. क्या √7 8.65 होता है? नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हीलियम एस्केप्स एट अ रेट इतना टाइम्स CO। हाँ, ये तो चलेगा, जी लेंगे इसके साथ हम। ये √7 कितना होता है? लगभग 2.65 होता है, ये सही है। हीलियम एस्केप्स एट अ रेट 4 टाइम्स एज फास्ट एज CO2 ना, आएगा नहीं। रेट ऑफ हीलियम बाय CO2 इज रूट ऑफ 44/4 which is √11. √11 कुछ भी हो, 4 तो नहीं होता, तो ये गलत है। 4 टाइम्स SO2, SO2 कितनी है? 64/4, 16/4, अरे वाह, ये सही। बी एंड डी आर करेक्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं और मस्तानी हो जाएं, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन, जी हाँ, द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ मीथेन कितना होगा? फॉर्मूला लगाइए, करिए, क्या है? दिस इज R1 by R2 is P1 by P2, कुछ नहीं दे रखा है, सेम मान ले, रूट ऑफ M2 by M1, 16/4 which is 2. 2 times this, that's it. तो बड़ा आसान जी का क्वेश्चन है, जिंदगी खुशगवार है, जी हाँ, ऐसा है, स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, 2 नंबर का, या मार्क्स इतने जो आंसर जो है, राइट। चलिए, तो इतनी सारी बातें हमने करी, अब यहाँ पर आप इस बात पर ध्यान दें, गैसेस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती हैं, वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने पर घट क्यों जाता है, एफ्यूजन क्यों होता है, डिफ्यूजन क्यों होता है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर अगर हमें ढूंढना है तो हमें आना पड़ेगा अब इस स्टडी पर कि गैसेस वास्तव में होती कैसी हैं। लॉस तो हमने पढ़ लिए, वो तो एक्सपेरिमेंटल थे, पर ये एक्सपेरिमेंट सब वैज्ञानिकों ने करे, तो उन्होंने खोजने की कोशिश करी गैसेस का ट्रू नेचर क्या है, गैसेस वास्तव में मॉलिक्यूलर लेवल पर होती कैसी हैं, ताकि हम इन गैस लॉस को एक्सप्लेन कर सके या उनके इस बिहेवियर को समझ सकें। ये समझाइश अब अगली बार करेंगे हम, जी हाँ, अगली मुलाकात में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी थ्योरी की, जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन जैसा कि वक्त का तकाजा है, ये सारी बातें अगली बार होनी है। फिलहाल आपको खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं। 6 लॉज देखे हैं हमने, कौन से पुराने 4 और 2 हिल्टन और ग्राहम जी के लॉज हैं। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए। वेपर प्रेशर का कंसेप्ट हमने आज एक्सप्लोर किया है, उसको देखिएगा। इन सब तैयारियों के साथ मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।